गुड मॉर्निंग ऑल बायोलॉजी फ्रेंड्स। आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जिम्नोस्पर्म का लास्ट मेंबर जो कि हमारे सिलेबस में था नीटम, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसका हम यहाँ पर आज क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके स्पोरोफाइट की या उसके जो पादप काय था उसकी संरचना और उसमें रूट एनाटॉमी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नीटम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो नीटम का जो क्लासिफिकेशन है वह क्लासिफिकेशन है, इसका जो सब डिवीजन होता है वह सब डिवीजन है इसका जिम्नोस्पर्म। इसकी जो क्लास है वह है निटोप्सिडा। इसका जो ऑर्डर है वह है निटेल्स, फैमिली है इसकी निटेसी और जीनस है इसका नीटम। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो सब डिवीजन होगा वह जिम्नोस्पर्म होगा। तो डिवीजन कौन होगा फिर? तो डिवीजन होगा स्पर्मेटोफाइटा, मतलब बीजीय पादप, जिसको हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो सब डिवीजन के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया था। और यहाँ पर जो ये जी लिखा हुआ है, ये जी क्या है? यहाँ पर साइलेंट है। जैसे हमने गिंगो जो प्लांट पढ़ा था GINK0, गिंगो में के साइलेंट होता है और जो नीटम का जो प्लांट है इसमें ये जो जी लिखा हुआ है ये यहाँ पर साइलेंट होता है। अब जो ये नीटम प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट है, क्योंकि जो नीटम का जो पादप होता है, नीटम के पादप में कुछ लक्षण एंजियोस्पर्म के भी पाए जाते हैं। इसी कारण जो नीटम होता है इसे जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि कुछ लक्षण इसमें एंजियोस्पर्म के भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें वेसल्स या वाहिकाएं पाई जाएगी, इनके जो स्ट्रोबिलस होंगे उनकी संरचना या उनकी जो बाह्य आकृति होगी वह पुष्पक्रम जो कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं उनके समान वह दिखेंगे। इनमें परिधल पाए जाएंगे जो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर्स है, और भी कई अन्य लक्षण हैं जिसके कारण ये थोड़ा बहुत मात्रा में एंजियोस्पर्म से समानता प्रदर्शित करता है। तो अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखा, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म, क्लास निटोप्सिडा, ऑर्डर निटेल्स, फैमिली निटेसी और जीनस नीटम। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या वितरण की बात करें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जाने तो जो नीटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो ओवरऑल है, मतलब विश्व के लगभग सभी जगह इसकी पादप प्रजातियां हमें या यह प्लांट में देखने को मिलेगा। मतलब विश्व में जैसे मलेशिया है, USA है, चीन है, तो कई जगह विश्व की बहुत सारी जगह पर या विश्व के लगभग सभी जगह पर इसका प्लांट या इसकी प्रजातियां हमें देखने को मिलेगी या वहां पर पाई जाती है। अगर भारत के अंदर ही हम बात करें तो भारत के अंदर जो ये नीटम होता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? एक तो उड़ीसा में पाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलेगा, एक कर्नाटक, केरल, कुर्ग, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, दार्जिलिंग, ऐसी कई जगह पर यह हमें देखने को मिलेगा। तो पूरे विश्व के अंदर तो यह लगभग सभी जगह पाया ही जाएगा। जैसे मैंने चीन की बात की, मलेशिया की बात की, USA संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की, वैसे कई अन्य जगह पर बांग्लादेश में भी पाया जाता है।
वैसे अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर भी ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कुर्ग और सिक्किम जैसे राज्यों में हमें देखने को मिलेगा। ये वहां पर ये पाया जाता है। और मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि जो नीटम का जो प्लांट होता है इसे क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मध्य की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि जो नीटम का प्लांट होता है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होंगे जो कि एंजियोस्पर्म से समानता प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने कुछ कैरेक्टर्स आपको बताए भी थे। एक तो इसमें वेसल्स पाई जाती है, वाहिकाओं की प्रेजेंस, एक परिदलों की प्रेजेंट, इनके जो स्ट्रोबिलस होते हैं वो किसके समान दिखते हैं, एंजियोस्पर्म के पुष्प या उनके पुष्पक्रम के समान दिखते हैं। उसी प्रकार इनका जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उनका जो डेवलपमेंट होता है वह टेट्रास्पोरिक प्रकार का होता है, जो कि एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। तो उसी के समान डेवलपमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो भ्रूण बनेगा, यहाँ पर जो भ्रूण कोष बनेगा नीटम के अंदर वह निषेचन के बाद बनता है, जबकि ऑल द जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूण बनता है वह कब बनता है, निषेचन से पहले बनता है, जबकि नीटम में निषेचन के बाद भ्रूण कोष का निर्माण होगा। तो बहुत सारे कैरेक्टर हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा ये एंजियोस्पर्म से काफी ज्यादा समानता प्रदर्शित करेगा। इसी कारण इसे जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। अगर इसकी विभिन्न जातियों की बात करें तो कुछ जातियां इसकी देख लेते हैं। तो अगर जो इसकी जातियां हैं वह जाति है नीटम म्यूला। और जो ये नीटम म्यूला होती है ये इसकी कास्टीय आरोही जाति है। इसलिए कास्टीय आरोही जाति है, मतलब ये किसके रूप में पाई जाएगी, कटलताओं के रूप में, मतलब लाइनाज ओल्ड क्लाइमा। लाइनाज वुड क्लाइंबर्स। तो जो नीटम म्यूला जाति है ये कैसी है, कास्टीय प्रकृति की है, मतलब इसका तना कैसा होगा, कास्टीय होगा, परंतु किसी अन्य वृक्ष के द्वारा यह ऊपर की ओर गति करती या ऊपर की ओर वृद्धि करती रहती है। जैसे आपने विभिन्न लताएं देखी होगी, वो लताएं किसी दूसरे वृक्ष के सहारे पर या दूसरे वृक्ष के ऊपर बढ़ती हुई वृद्धि करती है। इसी प्रकार जो नीटम म्यूला जाति है यह भी कैसी जाति है, आरोही या निलंबी आरोही प्रकृति की जाति है, जिसका तना कैसा होता है, कास्टीय प्रकृति का। वैसे तो अगर सभी नीटम की जातियों की हम बात करें तो मैक्सिमम जातियां कौन सी होगी, इसकी आरोही नेचर की या आरोही प्रकृति की होगी। और कुछ भी जातियां यहाँ पर वृक्ष फॉर्म में, जैसे नीटम निमोन है वह एक छोटे वृक्ष के रूप में और कुछ झाड़ियों के रूप में हमें देखने को मिलेगी, परंतु जो मैक्सिमम जातियां होगी वह कैसी होगी, आरोही प्रकृति की होगी। और जो नीटम म्यूला है ये कटलता प्रकृति की जाति है, मतलब कटलताओं के रूप में पाई जाती है। इसके बाद दूसरी जाति की बात करें हम, दूसरी जाति का नाम है नीटम निमोन। जो ये जाति है ये कैसी है, एक छोटे वृक्ष के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाएगी, छोटे वृक्ष के रूप में, मतलब जो इसका वृक्ष होगा तो काफी छोटा होगा और उसी रूप में ये हमें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार अगर थर्ड जाति की बात करें तो थर्ड जाति है नीटम ट्राइनर्वी। कौन सी, नीटम ट्राइनर्वी। और जो ये जाति है ये कैसी है, परजीवी जाति है, मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर
पैरासाइट फॉर्म में रहती है। वैसे अगर नीटम ट्राइनर्वी जाति की बात करें तो जो ये जाति है ये चिंपोराजो के जंगलों में सिंकोना के वृक्षों के ऊपर पाई जाती है। इसके ऊपर पाई जाएगी सिंकोना के वृक्षों के ऊपर पाई जाती है। तो जो नीटम ट्राइनर्वी जाति है ये कैसी है, परजीवी प्रकृति की है, मतलब दूसरे प्लांट को यह होस्ट के रूप में यूज करेगी और उस पर पैरासाइट की फॉर्म में यह रहेगी। और किन पर पाई जाती है, चिंपोराजो के जंगलों में सिंकोना के वृक्षों के ऊपर परजीवी के रूप में यह पाई जाती है। तो तीनों ही जाति की हमने यहाँ पर बात कर ली। नीटम बोला जो कि काष्ठीय आरोही प्रकृति की जाति है, मतलब ये कठंताओं के रूप में पाई जाती है। उसके बाद नीटम निमोन ये छोटे वृक्ष के रूप में हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये नीटम ट्राइनर्वी जो कि परजीवी प्रकृति की है और चिंपोराजो के जंगलों में सिंकोना के वृक्षों के ऊपर परजीवी फॉर्म में पाई जाती है। तो हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इसके कनेक्टिंग लिंक होने के लक्षणों की बात की और साथ ही इसकी कुछ जातियों को हमने देखा कि वह किस प्रकार की है। अब इसके बाद बात करते हैं हम नीटम के स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसमें जितनी भी जो विशेषताएं होगी बाह्य संरचना में या जितने भी जो पार्ट्स दिखाई देंगे वो किस प्रकार के होंगे हम डायग्रामेटिक रूप से समझेंगे। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं। अगर हम नीटम के स्पोरोफाइट के या नीटम के पादप की बाह्य संरचना की बात करें तो इसकी बाह्य जो संरचना होती है वह अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्लांट छोटे वृक्ष की भांति दिखाई देते हैं, मतलब कुछ जातियां छोटे वृक्ष की भांति दिखाई दे रही है, कुछ जातियां आरोही प्रकृति की होती है। जैसे कुछ प्लांट कोई अनादर प्रकृति के होंगे, मतलब मैक्सिमम तो आरोही प्रकृति के होंगे, कुछ छोटे वृक्ष के रूप में और कुछ परजीवी के रूप में, ऐसे ही इसकी नेचर होती है। तो अगर इसके स्पोरोफाइट की हम बात करें तो ये है नीटम निमोन का स्पोरोफाइट, जिसकी जो प्रजाति होती है नीटम निमोन का जो पादप होता है वह एक छोटे वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वह जड़, तना तथा पत्ती में बटा हुआ रहता है। इसमें जड़ भी पाई जाएगी, तना भी होगा और पत्ती भी होगी। और इसकी एक जाति की हमने बात कर ली नीटम मुलांग की, काष्ठीय आरोही प्रकृति की होती है, उसमें जो तना होता है वह काष्ठीय प्रकृति का होता है और इसका जो पादप काय होता है वो लताओं की भांति ऊपर की ओर या आरोही रूप से वृद्धि करता रहता है, मतलब कठंताओं के रूप में पाया जाता है वह प्लांट। अगर इस नीटम निमोन की जो वृक्षीय प्रकृति की जाती है, अगर इसकी बाह्य संरचना की बात करें तो इसकी बाह्य संरचना में जो इसका जो तना होता है वह पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ रहता है। इसमें पर्व संधियों में, और इसकी जो पर्व संधियां होती है उस पर क्या पाई जाती है, उस पर शाखाएं पाई जाती है। और जो ये शाखाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो आसीमित वृद्धि वाली शाखा, मतलब जिसकी जो वृद्धि होती है वह जीवन पर ही होती रहती है। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि एक तो लॉन्ग ब्रांच या दीर्घ प्रवाह या इसे लॉन्ग शूट भी बोला जाता है। ये तो आपको पता है होगा शूट क्यों बोला जाता है। शूट किसे कहा जाता है, शूट और शाखा में क्या अंतर है? तो मतलब पादप का जो एरियल भाग होता है जिसमें तना, थोड़ा बहुत मात्रा में तना, उसकी पत्तियां और कुछ मात्रा में जो शाखाएं हैं
उसे क्या कहा जाता है, शूट्स कहा जाता है। मतलब पादप का जो एरियल भाग होता है या वायवीय भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, शूट सिस्टम, प्रोह तंत्र। तो प्रोह तंत्र में से अगर प्रोह को हम निकाल दें तो मतलब शूट सिस्टम का एक छोटा सा जो पोर्शन होता है उसे शूट कहा जाता है, जिसे मतलब हम शाखा भी बोल सकते हैं। शाखा में भी थोड़ा बहुत मात्रा में स्टेम होगा, उसमें कुछ ब्रांचेज होगी और पत्तियां उपस्थित होगी, उसे भी हम शूट बोल सकते हैं या ब्रांच बोल सकते हैं। तो तने की जो पर्वसंधियां होती है उस पर जो शाखाएं पाई जाती है वो दो प्रकार की होगी, एक तो असीमित वृद्धि वाली शाखा और दूसरी होगी सीमित वृद्धि वाली शाखा, जिन्हें हम फोर्थ प्रोह या बोनी शाखाएं कहते हैं। अब जो ये बोनी शाखाएं होती है इन पर क्या पाई जाती है, पर्ण पाई जाती है। और जो यहाँ बोनी शाखाओं के ऊपर जो पर्ण पाई जाती है वह सम्मुख प्रोसित क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे दो पर्ण इधर है तो दो पर्ण ऐसे होगी उसके ऊपर अल्टरनेट रूप में सम्मुख प्रोसित क्रम में व्यवस्थित होती है। और जो ये पर्ण होती है इसमें टिप्यूल भी उपस्थित होगा और चौड़ा पर्ण फलक भी पाया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि निटम में पाई जाने वाली जो पर्ण होती है वह द्विबीजपत्री पर्ण के समान दिखाई देती है। और इस पर्ण में क्या पाया जाएगा, जाली का भाग, सिरा विन्यास हमें देखने को मिलेगा। तो पर्वसंधियों के ऊपर जो शाखाएं पाई जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो बोनी शाखाएं, एक लंबी शाखाएं। और बोनी शाखाओं पर पर्ण पाई जाती है, पर्ण कैसी होगी, कैसे रूप में अरेंज होगी या पर्ण विन्यास कैसा होगा, तो सम्मुख प्रोसित क्रम में इनका पर्ण विन्यास होता है, जिसमें पाई जाने वाले पर्ण जालिका पक्षिरा विन्यास युक्त होगी, चौड़े पर्ण फलक युक्त होगी और इनमें पर्ण वृत्त भी पाया जाता है। और जो पर्ण होगी वह एंटायर प्रकृति की या सतत प्रकृति की होगी। तो ये जो पर्ण की जो विशेषता है यह एंजियोस्पर्म से या द्विबीजपत्री पादप से समानता प्रदर्शित करता है। इसी तो कारणी लोगों ने इसे क्या कहा था, कनेक्टिंग लिंक कहा था। अगर इसके जड़ों की हम बात करें, एक तो हमने तने की बात कर ली, एक इसकी शाखाओं की और पत्तियों की बात कर ली। अगर इसकी जड़ों की बात करें तो इसमें जो जड़ें होती है वह साकिट, मूसला, मूल प्रकृति की होती है। मतलब साकिट, मूसला, मूल यहाँ पर पाई जाएगी जो केवल 3 से 4 वर्षों तक की क्या होती है, स्थायी होती है। और 3 से 4 वर्षों के पश्चात यह यहाँ से नष्ट हो जाती है और इन साकिट, मूसला, मूल की जगह कौन सी जड़ें आ जाएगी, अपस्थानिक जड़ें आ जाएगी। कौन सी जड़ें आ जाती है, यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं। तो ये थी नीटम के पादप की बाह्य संरचना या इसके स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना। तो दोबारा से देखना इसमें कि नीटम का जो पादप होता है वह जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित होता है, जबकि नीटम की एक जाति नीटमूला वह काष्ठीय आरोही प्रकृति की होती है। उसमें जो तना होता है वो लताओं के समान ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है और जो तना होगा वो काष्ठीय तथा कठोर प्रकृति का होगा। जबकि नीटम निगोन में एक तो मेन स्टेम होगा और उस मेन स्टेम पर क्या पाई जाएगी, पर्व तथा पर्वसंधियां पाई जाएगी। जैसे यहाँ पर ये नोड मतलब पर्वसंधि है, इंटर नोड मतलब पर्व है। और जो पर्वसंधियां होगी तने की उस पर क्या लगी हुई रहती है, शाखाएं लगी हुई रहती है, जो कि दो प्रकार की होती है, तो सीमित वृद्धि वाली शाखा, एक असीमित वृद्धि वाली शाखा। जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है या उसे हम बोनी शाखा भी बोलते हैं, उस पर ही क्या पाई जाएगी, प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाएगी। और प्रकाश संश्लेषी पर्ण की जो व्यवस्था होगी या पर्ण विन्यास होगा शाखा के ऊपर वह कैसा होगा, सम्मुख प्रोसित क्रम में होगा। और जो यहाँ पर पर्ण होगी वह कैसी होगी, जालिकावत सिरा विन्यास युक्त तथा चौड़े पर्णफलक युक्त होती है, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों की पर्ण से समानता दर्शाती
है। और उसके बाद जड़ों की हमने बात की, जड़ें कैसी है, साथी मूसला मूल प्रकृति की है, क्योंकि 3 से 4 वर्षों तक ही स्थायी होती है और उनके नष्ट होने के पश्चात इनका स्थान अपस्थानिक जड़ों के द्वारा ले लिया जाता है। तो ये थी इसके स्पोरोफाइट की कुछ लाक्षणिक विशेषताएं या स्पोरोफाइट की संरचना को लेकर विशेषताएं। अब इनकी जड़ों की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर जड़ों की आंतरिक संरचना को हम समझेंगे। अगर हम जड़ की आंतरिक संरचना को स्टडी करें तो जड़ की आंतरिक संरचना में हमें 3 पोर्शन दिखाई देते हैं। एक तो एपिब्लेमा, एक इसका कोर्टेक्स वाला रीजन और एक वेस्कुलर रीजन या संवहन क्षेत्र। तो प्रत्येक रीजन की हम पृथक पृथक से यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर एपिब्लेमा के बारे में हम बात करें तो यह जड़ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहरी परत है, जो कि कैसी है, एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत है और ये जड़ की आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा का कार्य करती है। और इसकी कुछ कोशिकाओं से मूल रोम या हेयर निकले हुए रहते हैं। इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, कोर्टेक्स वाला पोर्शन होता है, जो कि कैसा क्षेत्र है, बहुस्तरीय पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है। इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती है वह तो स्टार्च का संग्रहण करने का कार्य करती है, या हम यह कह सकते हैं कि स्टार्च कण पाए जाते हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं में फाइबर सेल्स पाई जाती है, मतलब फाइबर सेल्स की भांति ये कार्य करती है। क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम जैसी संरचनाएं बनती है जिनके फाइबर्स भी बनते हैं, तो वह फाइबर्स यहाँ पर आ जाते होंगे। इस कारण यहाँ पर फाइबर सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जो ये कोर्टेक्स है, इसकी जो सबसे अंतिम परत होती है वह विभेदित होकर एंडोडर्मिस का निर्माण करती है, क्योंकि मार्ग कोशिकाओं तथा कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त होती है। इसके बाद इसके रंग क्षेत्र की हम बात करें, कौन सा क्षेत्र, रंग क्षेत्र या स्टील रीजन। तो जो ये रंग क्षेत्र होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, पृथक रूप से व्यवस्थित होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम किस रूप में व्यवस्थित है, अरीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो जाइलम और जो फ्लोएम है, अगर इनके एलिमेंट्स की हम बात करें तो जाइलम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, फ्लोएम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे या जाइलम फाइबर्स हमें देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बोला अभी, एक तो जाइलम वाहिका जो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर्स है, परंतु नीटम में भी जाइलम वाहिका पाई जाती है, इसी कारण ये एंजियोस्पर्म से समानता प्रदर्शित करता है। वाहिका भी मिलेगी इसमें, वाहिनिका भी मिलेगी, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जाइलम और फ्लोएम किस रूप में व्यवस्थित है, यहाँ पर अरीय रूप में या रेडियल रूप में व्यवस्थित है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पृथक पृथक है और संख्या में कितने हैं, 2-2 है। तो इसे क्या कहेंगे हम, डाई आर्च, रेडियल डाई आर्च। और इनमें आपको कहीं पर भी कैम्बियम दिख रही है क्या, तो कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट होती है, तो इसे किस प्रकार का बोलेंगे हम, क्लोज प्रकार का बोलेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो ये जाइलम दिख रहा है इसमें जो मेटा जाइलम होता है वो केंद्र की ओर होता है और जो प्रोटो जाइलम होता है वो परिधि की ओर होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इस प्रकार
प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है एग्जार्च टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर रीजन में जो वेस्कुलर बंडल है उनकी व्यवस्था कैसी है, रेडियल है, डायआर्च है, क्लोज है और एग्जार्च प्रकार के हैं। और जो ये लंब क्षेत्र है वह एक स्तरीय पेरिसाइकिल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये थी जड़ की आंतरिक संरचना। कौन कौन से पोर्शन है, एक एपिब्लेमा है, एक कोर्टेक्स है और इसका स्टील रीजन या लंब क्षेत्र है। जो एपिब्लेमा होती है वह एक स्तरीय परत होती है जो कि जड़ के आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा का कार्य करती है। इसकी कुछ कोशिकाएं मूलरोग का निर्माण कर सकती है। इसके बाद कोर्टेक्स वाला पोर्शन है जो कि बहुस्तरीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कौन सी कोशिकाएं हैं, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं जिनमें स्टार्च कण पाए जाते हैं और कुछ फाइबर सेल्स पाई जाती है। इसी कोर्टेक्स की जो सबसे अंतिम परत होती है वह एंडोडर्मिस के रूप में विभेदित हो जाती है जो कि मार्ग कोशिकाओं और कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त होती है। और इसके बाद कौन सा क्षेत्र बचा, लंब क्षेत्र बचा जो कि एक स्तरीय पेरिसाइकिल से सुरक्षित जड़ का केंद्रीय भाग होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पृथक पृथक व्यवस्थित होते हैं। जो इस प्रकार की व्यवस्था को अरीय व्यवस्था कहा जाता है और इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम की संख्या 2-2 है, उसे डायआर्च कहेंगे। और ऑटोजाइलम परिधि की ओर उपस्थित होता है जिसे क्या कहेंगे, एग्जार्च टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहेंगे। अगर जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स या इनके तत्वों की बात करें तो जाइलम है जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम तक पाया जाएगा। उसी प्रकार अगर फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और चालनी फ्लोएम फाइबर और चालनी कोशिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और जाइलम जल व खनिज लवणों के ट्रांसपोर्टेशन का या परिवहन का कार्य करेगा। उसी प्रकार फ्लोएम भोज्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करेगा। तो ये थी जड़ की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान इसके तने की नीटम के तने की आंतरिक संरचना और उसमें द्वितीयक वृद्धि को डिस्कस करेंगे और साथ ही पर्ण की आंतरिक संरचना को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।